वीडियो में हम पढ़ेंगे विधि का शासन। विधि के शासन में हमें 3 बातें देखनी हैं। सबसे पहले विधि के शासन का क्या अर्थ होता है, उसके बाद में विधि के शासन की विशेषताएं, और सबसे लास्ट में देखेंगे विधि के शासन की सीमाएं। सीमाएं यानी कि किन परिस्थितियों में विधि का शासन लागू नहीं होता है या किन परिस्थितियों में विधि के शासन का उल्लंघन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं विधि के शासन का अर्थ। विधि के शासन का अर्थ है कि शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाता है या विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। विधि के शासन का अर्थ है कि शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों द्वारा न किया जाए बल्कि कानून के अनुसार किया जाए। ब्रिटिश संविधान का नाम विधि के शासन के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं विधि के शासन की विशेषताएं। तो डायसी ने विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहली विशेषता है विधि की सर्वोच्चता। ब्रिटिश शासन में सर्वोच्च स्थान किसी व्यक्ति को प्राप्त न होकर विधि को प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें विधि के अंतर्गत रहते हुए ही अपना कार्य करना होता है। प्रशासन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि वे कानून द्वारा अधिकृत हों या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हों। दूसरी विशेषता है सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय। डायसी के अनुसार विधि के शासन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी व्यक्ति विधि की दृष्टि में समान हैं और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, चाहे उन्हें कोई भी पद प्राप्त क्यों न हो। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा साधारण न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत है। विधि के शासन के कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस की भांति प्रशासनिक न्यायालय नहीं होते हैं। विधि के शासन की जो तीसरी विशेषता है वो है कि विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक। डायसी के अनुसार विधि के शासन की तीसरी विशेषता यह है कि विधि के सामान्य सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक तथा अधिकारों के रक्षक हैं। विधि का शासन ही न्यायालय की स्वतंत्रता का रक्षक है। ब्रिटेन में व्यक्तियों के अधिकार इसलिए सुरक्षित नहीं है कि वहाँ अधिकारों का वर्णन संविधान में है, बल्कि इसलिए सुरक्षित हैं कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा से करते आए हैं। यानी कि ब्रिटेन में कानून के शासन के अनुसार ही या विधि के शासन के अनुसार ही स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है और वह स्वतंत्र न्यायपालिका व्यक्तियों के मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। वहाँ पर ब्रिटेन के संविधान में मूल अधिकार नहीं लिखे गए हैं बल्कि न्यायालय उसकी रक्षा करते हैं। अब है विधि के शासन की सीमाएं। ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यह बात विधि के शासन पर भी लागू होती है। व्यवहार में ऐसी अनेक बातें हैं जो विधि के शासन से मेल नहीं खाती हैं। विधि के शासन के अपवाद निम्नलिखित हैं, यानी कि किन किन परिस्थितियों में विधि के शासन का उल्लंघन हो जाता है। तो पहली सीमा है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। ब्रिटेन में विधि का शासन होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई विवेकात्मक शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है। सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें, इसके लिए उन्हें अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार जो अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति होती है, जो अधिकारी अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं, वह विधि का उल्लंघन हो जाता है, विधि के शासन का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि विधि के शासन के अनुसार सभी अधिकारी विधि के अनुसार कार्य करें, न कि अपने विवेक के अनुसार। अब इसकी जो दूसरी सीमा है वो यह है कि लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति।
विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि सामान्य व्यक्तियों और लोक सेवा अधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में लोक सेवा अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 महीने के अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा वह काल तिरोहित हो जाती है, आउट ऑफ डेट हो जाती है। यानी कि अगर किसी कर्मचारी ने कोई अपराध किया है तो 6 महीने के अंदर अंदर ही उस पर कोई मामला चलाया जा सकता है, उसके बाद में नहीं चलाया जा सकता है। साथ ही यदि सरकारी कर्मचारी पर चलाया गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो सके तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्च देना होता है। सरकारी अधिकारियों की इस विशेष स्थिति के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। अब जो तीसरी सीमा है वो यह है कि प्रदत्त व्यवस्थापन। व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंप देना प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब होता है अपना कार्य दूसरों को सौंप देना। तो व्यवस्थापिका द्वारा कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देना प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। यह प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को सीमित करता है। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण संसद ने अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंप दिया है। यानी कि ब्रिटेन की संसद ने प्रदत्त व्यवस्थापन कर दिया है और यह प्रदत्त व्यवस्थापन विधि के शासन को सीमित करता है, क्योंकि प्रदत्त व्यवस्थापन में जो नियम होते हैं, कार्य करने के नियम होते हैं, वो स्वयं कार्यपालिका बनाती है, जबकि विधि का शासन यह कहता है कि सभी कार्य संसद यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही होने चाहिए। जो चौथी सीमा है वो है कि प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य व्यक्ति और सरकारी अधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्यायालय होने चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसे अनेक अधिनियम बनाए गए हैं जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की स्थापना करते हैं। ये न्यायाधिकरण विभागीय अधिकारियों से संबंधित मामलों की ही सुनवाई करते हैं। इसके अलावा विधि के शासन की कुछ अन्य सीमाएं भी होती हैं। जैसे सबसे पहली सीमा है कि ब्रिटेन के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ब्रिटेन का सम्राट कोई भी अपराध करे उसे किसी भी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता है। तो ये बात भी विधि के शासन के विरुद्ध है, क्योंकि विधि के शासन में प्रत्येक व्यक्ति समान होना चाहिए, सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू होने चाहिए, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट के लिए ऐसा नहीं है। इसके अलावा दूसरी सीमा है कि विधि का शासन विदेशी शासकों पर तथा विदेशी राजदूतों पर लागू नहीं होता है। जो तीसरी सीमा है वो यह है कि गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, और इस कार्य के लिए गृह मंत्री को किसी भी न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी भी नागरिक को नागरिकता प्रदान करना, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना या उसकी नागरिकता वापस ले लेना गृह मंत्री का अधिकार है। इस कार्य के लिए गृह मंत्री को किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा विधि के शासन की एक सीमा यह भी होती है कि जो सैनिक दल के सदस्य होते हैं, यानी कि जो सेना के सदस्य होते हैं, उन पर विधि का शासन लागू नहीं होता है, उन पर सेना के शासन लागू होते हैं। तो इस प्रकार यह हो गया विधि का शासन। विधि के शासन का अर्थ यह होता है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य विधि के अनुसार किया जाना चाहिए, किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। और विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान की एक मुख्य विशेषता है। विधि का शासन ब्रिटेन में पाया जाता है और ब्रिटेन से ही फिर अन्य देशों में विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन एक तो ब्रिटेन के संविधान में पाया जाता है, उसके अलावा जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उनमें भी विधि का शासन आता है। तो इस प्रकार ये हो गया विधि का शासन। मिलते हैं अगले
वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।